नमस्कार, मेरा नाम है नमिता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बीते हफ्ते से जुड़ी हर एक बड़ी खबर को और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित। भारत के अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी पर फिर से फिरा पानी। सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। बीआईएस के प्रावधानों का किया था उल्लंघन। दुनिया के मुकाबले आर्कटिक 4 गुना तेजी से हो रहा है गर्म। कुछ हिस्सों में यह दर 7 गुना से ज्यादा। ट्रांसजेंडर के हाथ फिर एक बड़ी जीत, पायलट बनने की राह हुई आसान। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया में अव्वल। दूसरे पायदान पर है कोलकाता। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव का दावा। अब बात करें खबरों के विस्तार पूर्वक वर्णन की। राज्य व्यवस्था में बात करेंगे फीफा की। फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। फीफा ने एआईएफएफ को निलंबित किया। भारत से छीनी अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा ने इस निलंबन का कारण बताया है। आपको बता दें, फीफा के संवैधानिक प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन यह दखल करती है। फीफा को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का झटका लगा है। आपको बता दें, एनसीएफ नेता प्रफुल्ल पटेल साल 2009 से एआईएफएफ के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने 4 साल के 3 कार्यालय को साल 2020 में पूरा किया था। इसके अतिरिक्त एआईएफएफ के अध्यक्ष पद की समयावधि एक बार में सिर्फ 4 साल की होती है। गौरतलब है, एआईएफएफ के मुताबिक 3 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। फीफा यह चाहता था कि एआईएफएफ में चुनाव हो और नए तरीके से संघ का फिर से गठन किया जाए। इसके अतिरिक्त फीफा और एआईएफएफ के प्रावधानों के तहत आगे की रणनीति को तय करना था मकसद। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष जब मामला पहुंचा तो लंबी सुनवाई के बाद साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी की जिम्मेवारी एआईएफएफ में चुनाव करवाना था, फीफा के प्रावधानों को लागू करना भी था और फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी करवाना था। समिति एआईएफएफ के सदस्यों के हस्तक्षेप के चलते कार्य करने में असफल रही। इसके अतिरिक्त समिति ने सुप्रीम कोर्ट से इन सदस्यों पर एक्शन लेने की सिफारिश की। शीर्ष अदालत ने प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया और फीफा को इसी बात पर आपत्ति है कि यह बर्खास्त किया जाना निलंबित किया गया, मतलब कि स्थगित हो गया। फीफा थर्ड पार्टी यानी सरकार या अन्य कमेटी को दखल देना ऐसा नहीं चाहती थी। एआईएफएफ की स्थापना साल 1937 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें, एआईएफएफ को फीफा की मान्यता साल 1948 में प्राप्त हुई। अब बात करें इंडिया के 31वें एलिफेंट रिजर्व की। हाल ही में एक और हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा हुई है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर यह जानकारी साझा की गई। यह भारत का 31वां हाथी अभयारण्य रहेगा। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई क्षेत्र में इसका स्थापन हो रहा है। लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य लुभावना है। अगस्त्यमलाई या अगस्त्यमाला देश भर के फैले 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम के तहत अगस्त्यमाला को साल 2016 में विश्व जैव मंडलागार का दर्जा मिला था। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि भारतीय हाथी का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत सहित देश के 16 राज्यों में आवास है। अवैध व्यापार के चलते भारतीय हाथी की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 1992 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया था। गौरतलब है कि हाथी की आबादी बढ़ाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना इसका मकसद है। यह बताया जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 और SCITES के अपेंडिक्स 1 में शामिल है। 2017 में हाथियों की नवीनतम गणना हुई थी। गौरतलब है कि भारत में हाथियों की आबादी 27,312 के पार है। कर्नाटक हाथियों की संख्या के मामले में अव्वल है। इसी के साथ असम और केरल क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। आर्कटिक में 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्मी बढ़ रही है। यह एक सूचनात्मक जानकारी है। नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में यह शोध छपा है। बाकी दुनिया के 2 गुना तेजी से आर्कटिक के गर्म होने का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था।
शोधकर्ताओं की टीम ने नॉर्वे और फिनलैंड के शोधकर्ता अपने में रखे थे। साल 1979 से सैटेलाइट से इकट्ठा किए गए तापमान आंकड़ों का विश्लेषण हुआ। आज आर्कटिक साल 1980 की तुलना में औसतन 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। आर्कटिक हो 0.75 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की स्पीड से गर्म हो रहा है। गौरतलब है, आर्कटिक का तेजी से गर्म होना चिंताजनक है। आर्कटिक में संवेदनशील जलवायु घटक भी शामिल है। इसके अतिरिक्त आर्कटिक महासागर के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने की दर लगभग 7 गुना है। आपको बता दें, नॉर्वे और रूस के उत्तर में बेरेंट्स सागर आदि के तापमान के बढ़ने की दर अत्यधिक है। आर्कटिक के गर्म होने से इसके ग्लेशियर भी पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से समुद्रों का जलस्तर प्रभावित होगा और तापमान बढ़ने से ग्रीनलैंड की आइस शीट भी प्रभावित होगी। इसी तरह आइस शीट के पिघलने से महासागरों के जलस्तर में करीब 6 मीटर तक की वृद्धि होने की संभावना है। आर्कटिक के तेजी से गर्म होने का जवाब समुद्री बर्फ में है। समुद्री बर्फ ढकी हुई है हिम की चमकदार परत से। हिम की चमकदार परत करीब 85% सौर विकिरण को वापस भेजने का भी कार्य करती है। आपको बता दें, खुले समुद्र में आर्कटिक के विपरीत प्रक्रिया होती है। समुद्री बर्फ एक परावर्तक कंबल की तरह काम करती है। परावर्तक कंबल सौर विकिरण का अवशोषण करती है। समुद्री बर्फ पिघलने के साथ ही अवशोषण दर भी अधिक होगी। परिणाम स्वरूप एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप का निर्माण होगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप में समुद्र के गर्म होने से समुद्री बर्फ पिघलती है और इससे समुद्र के गर्म होने की दर भी बढ़ती है। मतलब ये आपस में जुड़ी हुई संभावनाएं हैं। आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक पृथ्वी के भूभाग के करीब 6 हिस्से के बराबर है। आर्कटिक संयुक्त रूप से लगभग रूस, चीन और भारत के बराबर है। आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन है। आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव लगभग 9 दशक पुराना है। फरवरी 1920 में पेरिस में सोलनबार्ड संधि हुई थी। भागमती रिवर के प्रवाह में अत्यधिक अवरोध मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। आपको बता दें, मलबों और कचरों की वजह से इस प्रवाह में रुकावट आई है। नेपाल की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक भागमती कही जा रही है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन के डंपिंग से बागमती प्रदूषित हो गई। आपको बता दें, काठमांडू घाटी में पहुंचने के बाद नदी का रंग सफेद से काला हो जाता है। काठमांडू में मलबे से लबालब भागमती नदी कोई भी देख सकता है। नेपाल में धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली भागमती नदी गंगा की ही तरह पवित्र मानी जाती है। पवित्र नदी होने के कारण भागमती के तट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार भागमती नदी लोगों को शुद्ध करती है, परंतु विडंबना ये है कि भागमती खुद शुद्ध नहीं है। बागमती नदी का उद्गम हिमाचल में स्थित शिवपुरी पर्वतमाला से है, जिसमें मान्यताएं बहुत अधिक है। शिवपुरी पर्वतमाला नेपाल की राजधानी काठमांडू से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। बागमती नदी काठमांडू शहर को पाटन से अलग करती है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही मान्यताओं के लोग बागमती नदी को पवित्र मानते हैं। गौरतलब है, बागमती नदी के किनारे पर हिंदू मंदिर स्थित हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में इसी नदी के तट पर स्थित है। नेपाल में बागमती नदी को सप्त भागमती भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सप्त भागमती, मणिमती, रुद्रमती, हनुमती, विष्णुमती, भद्रमती को मनोहारा की भागमती के साथ सम्मिलित धाराएं बताई जा रही है। अब बात करें फ्रूट फ्लाई की, तो फ्रूट फ्लाई का जीनोम केवल फ्रूट फ्लाई डीएनए से नहीं बना। फ्रूट फ्लाई की प्रजाति में बैक्टीरिया का भी जीनोम शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर जीनोम साइंसेज के शोधकर्ताओं ने शोध किया है। जेनेटिक लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह शोध किया गया। 8000 साल पहले बोलवेचिया बैक्टीरिया के जीन से फ्रूट फ्लाई के जीनोम को खुद में शामिल करने की बात की गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार आनुवंशिकता भिन्नता हमेशा छोटी, वृद्धिशील और अनुमानित नहीं होती। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष डार्विन, फिंचेस और मेंडलस्पीस के विपरीत हैं। आपको बता दें कि बरबारा एमसी क्लिंटॉक ने पहली बार जंपिंग जीन्स की पहचान की थी। जंपिंग जीन्स अन्य प्रजातियों के जीनोम में भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मानव रोग पैदा करने वाले 75% जीन फ्रूट फ्लाई में पाए जाते हैं। वोल्बेचिया एक इंस्ट्रासेल्युलर बैक्टीरिया है। वोल्बेचिया
कई प्रकार के कीड़ों को संक्रमित करता है। जीन को मादा अंडाणु कोशिकाओं के माध्यम से प्रसारित करता है। संक्रमण परजीवी की तुलना में अधिक पारस्परिक इसमें कीड़ों को लाभ देता है। कीड़ों में संक्रमण से कुछ विषाणुओं के विपरीत प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है। वयस्क फ्रूट फ्लाई का रंग पीला भूरा होता है। फ्रूट फ्लाई की लंबाई करीब 3 मिलीमीटर और चौड़ाई 2 मिलीमीटर है। फ्रूट फ्लाई फलों और सब्जियों में पाया जाता है। विनाशकारी कीटों में से एक है। वंशानुक्रम के बुनियादी नियमों की खोज के लिए फ्रूट फ्लाई महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रूट फ्लाई के जीन मनुष्यों के अनुरूप होते हैं। कई जीन मनुष्यों के समान जैविक कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं। अब बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डाटाबेस ने फैसला किया है कि डाटाबेस एक पेटेंट कार्यालय और अन्य उपभोक्ताओं की पहुंच से संबंधित TKDL को खोलने की परिकल्पना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत है। इस कदम से विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यही TKDL वर्ष 2001 में स्थापित है। TKDL की स्थापना भारतीय पारंपरिक औषधीय ज्ञान को संरक्षित करने के लिए हुई थी। आपको बता दें कि TKDL का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकना भी है। TKDL अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश भाषाओं में उपलब्ध है। TKDL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक साझा पहल है। CSIR द्वारा TKDL का संचालन किया जाता है। अब तक TKDL डाटाबेस में 3.6 लाख से अधिक फॉर्मूले या प्रथाएं जोड़ी जा चुकी हैं। CSIR ने हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए अमेरिका के पेटेंट के खिलाफ सफलता हासिल की थी। US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने वर्ष 1994 में 2 शोधकर्ताओं को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दिया था। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत का पारंपरिक ज्ञान है और इनका जिक्र भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने वर्ष 1997 में हल्दी का पेटेंट रद्द कर दिया। नीम के पेटेंट के संदर्भ में भी भारत के पक्ष में फैसला मिला है। पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही TKDL महत्वपूर्ण है। भारत में 70% से अधिक आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें और लाखों लोगों की आजीविका पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। RBI ने कॉर्पोरेट द्वारा किए जाने वाले लेटर ऑफ कंफर्ट पर रोक लगा दी है। लेटर ऑफ कंफर्ट का उपयोग लोन लेने के लिए नहीं कर पाएंगे व्यापारी वर्ग। इसके चलते लगभग 35,000 करोड़ रुपए के ऋण से प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों के लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। वित्त बाजार में ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी लाना इसका मकसद बताया जा रहा है। लेटर ऑफ कंफर्ट किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाला एक दस्तावेज है। होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी के लिए सरकारी दस्तावेज क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह जारी कर सकती है। आपको बता दें कि NBFC और लेखा परीक्षक द्वारा भी यह जारी किया जा सकता है। बैंक भी इसे जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त उधारकर्ता की वित्तीय तथा संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता का भी यह प्रमाण होता है। आपको बता दें लेटर ऑफ कंफर्ट का अर्थ ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी नहीं है। यह केवल उधार देने की संस्था के प्रति आश्वासन का प्रतीक है। इसमें सहायक कंपनी द्वारा मांगे जा रहे ऋण की जानकारी और ऋण निर्णय का भी समर्थन होता है। लेटर ऑफ कंफर्ट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लेटर ऑफ कंफर्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। बात करेंगे CCPA के फाइन पर, जो कि फ्लिपकार्ट पर लगा गया है। यह फाइन लगभग 1 लाख रुपए का है। खराब गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर की बिक्री इसकी वजह बताई जा रही है। CCPA ने पहले अमेज़न पर भी इसका फाइन लगाया था। गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए अमेज़न पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अनुसार घरेलू प्रेशर कुकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 जारी किया गया था। 1 फरवरी 2021 के बाद घरेलू प्रेशर कुकर के लिए प्रमाणीकरण करना जरूरी है। सरकार ने प्रेशर कुकर पर गुणवत्ता चिन्ह के उपयोग को अनिवार्य बताया है। सभी घरेलू प्रेशर कुकर IS मानक के अनुरूप होने चाहिए। फ्लिपकार्ट एवं अमेज़न वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म्स हैं। वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों एवं विक्रेताओं को खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स मौजूदा नियमों और विनियमों के तहत विनियमित होते हैं। व्यापार
अधिकार से संबंधित अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 2013, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 94 अनुचित व्यापार को रोकने के उपायों से संबंधित है। सीसीपीए एक नियामक संस्था है। सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2020 में स्थापित है। सीसीपीए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। सीसीपीए का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। डीजीसीए ट्रांसजेंडर्स के लिए अपना दरवाजा खोले बैठी है। ट्रांसजेंडर्स के एरो मेडिकल मूल्यांकन से जुड़े निर्देश इस तरह हैं। एरो मेडिकल से संबंधित प्रावधानों को आसान बनाना इसका मकसद बताया जा रहा है। उड़ान के लिए दी जाने वाले लाइसेंस की 3 कैटेगरियां शामिल हैं। उड़ान के लिए निजी, वाणिज्यिक और छात्र 3 कैटेगरी शामिल हैं। 5 साल पहले हार्मोन थेरेपी और लिंग निर्धारण सर्जरी पूरा करने वाले लोगों को फिट माना जाएगा, बशर्ते वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के मानकों पर उन्हें फिट होना जरूरी है। एक पायलट को उड़ान के लिए मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। हार्मोन थेरेपी के साथ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना भी जरूरी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग पर डीजीसीए ने बदलाव किया है। हैरी नामक ट्रांसजेंडर साल 2016 में एविएशन प्रशिक्षण लेने दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक ट्रांसमैन के रूप में उनकी पहचान उजागर होने के बाद माता पिता ने घर बुलाया। 10 महीने तक घर में कैद रहे। केरल सरकार ने छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी ने प्रशिक्षण करना मकसद था। छात्र ने पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। मेडिकल कारणों के आधार पर अयोग्य घोषित हुए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डीजीसीए को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। नीति को भेदभावपूर्ण और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 का उल्लंघन बताया है। लाइसेंस के लिए मेडिकल दिशा निर्देशों की मांग की है। साल 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम पास हुआ था। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार प्रदान करना इसका मकसद बताया जा रहा है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की रिपोर्ट दी गई है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 नाम से प्रकाशित है यह रिपोर्ट। साल 2019 में दुनिया में आधे अरब लोग निचले श्वसन संक्रमण से पीड़ित थे। निचले श्वसन संक्रमण के मामले में पुरुषों की संख्या 257 मिलियन, महिलाओं की 232 मिलियन बताई जा रही है। साल 2019 में दुनिया में 1.30 मिलियन महिलाएं और 1.2 मिलियन पुरुषों की मृत्यु विभिन्न LRI डिजीज से हुई। रिपोर्ट में 204 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में लिंग के आधार पर सभी आयु वर्ग में LRI और जोखिम कारकों के बोझ और प्रवृत्तियों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एवं इवेल्युएशन द्वारा तैयार की गई है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया एवं बताया कि डेटा समायोजित करके रिपोर्ट तैयार की गई। साल 2019 में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आयु मानकीकृत घटना 1.17 गुना और 1.31 गुना मृत्यु अधिक है। आयु मानकीकृत मृत्यु दर प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर आयु विशिष्ट मृत्यु दर का औसत होता है। 70 साल और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में LRI और मौतों की संख्या काफी अधिक थी। धूम्रपान के कारण LRI से साल 2019 में 15 से 49 वर्ष के 5 में से 1 व्यक्ति की वैश्विक स्तर पर मृत्यु हुई। धूम्रपान के कारण LRI से मृत्यु में महिला एवं पुरुष दोनों शामिल हैं। साल 1990 और 2019 के बीच LRI के कारण मृत्यु दर में विभिन्न आयु समूहों में गिरावट दर्ज हुई है। ऑक्सीजन को श्वसन में ग्रहण करने और शरीर में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने वाला तंत्र ही श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में 2 रूप से विभाजित है, ऊपरी और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में नीजल कैविटी और फिनिक्स शामिल हैं। निचले श्वसन तंत्र में श्वासनली, ब्रोंकाई और फेफड़े शामिल हैं। मानव श्वसन तंत्र की संरचना नासिका से प्रारंभ होकर फेफड़ों एवं डायफ्राम तक जाती है। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव की। HEI स्टेट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में दुनिया भर के 7000 से अधिक शहर शामिल हैं। वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का व्यापक विश्लेषण इसका मकसद बताया जा रहा है।
PM2.5 और NO2 के आधार पर वायु गुणवत्ता का विश्लेषण हुआ। रिपोर्ट में भारत के लिए चिंताजनक आंकड़े जारी हुए। दुनिया के 7,000 शहरों में राजधानी दिल्ली की हवा सर्वाधिक खराब बताई जा रही है, जबकि कोलकाता रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका 5वें, 8वें स्थान पर पाकिस्तान की कराची, 9वें स्थान पर चीन की राजधानी बीजिंग है। दिल्ली कलकत्ता की वायु 2.5 PM के कारण प्रदूषित है। चीन के संघाई और रूस के मॉस्को की हवा NO2 के कारण प्रदूषित है। एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एवं मध्य यूरोप के शहरों में स्वास्थ्य सबसे अधिक इसका असर होता है। दुनिया भर में 9 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है। केवल साल 2019 में 67 लाख मौतों के लिए यह प्रदूषण जिम्मेवार है। वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली में साल 2019-20 में प्रति 1 लाख आबादी पर 106 लोगों की मृत्यु हुई। प्रति 1 लाख आबादी पर कोलकाता में 99 लोगों की मृत्यु हुई। WHO के मुताबिक वर्तमान में केवल 117 देशों के पास PM2.5 को ट्रैक करने की निगरानी प्रणाली है। 74 देशों में के पास NO2 स्तर की निगरानी प्रणाली मौजूद है। अब बात करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी की। मुंबई में प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान पेरेंटिंग ऐप लॉन्च हुई। 2 साल की उम्र तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास करना इसका मकसद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पालन 1000 अभियान बच्चों के शुरुआती 2 वर्ष में उनकी समझ के विकसित होने पर फोकस करता है। इसके अतिरिक्त देखभाल करने वालों को बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के पालन से जुड़े प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके अतिरिक्त देखभाल करने वालों से अनुभव के आधार पर शिशु और बच्चे सीखते हैं। शुरुआत के 1 साल देखभाल करने वाले लोगों का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास प्रमुख फोकस बताया जा रहा है। पालन पोषण करने वालों को व्यवहारिक सलाह पेरेंटिंग ऐप देगी। 6 बेसिक सिद्धांतों पर यह केंद्रित रहेगी। प्रेम, बात और लगाव में वृद्धि, खेल के संबंध में खोज की वृद्धि, कहानियां पढ़ना और चर्चा करना, स्तनपान के दौरान बच्चे के साथ मां का घुलना मिलना, तनाव का प्रबंधन और शांत करना। आपको बता दें कि माता पिता की दिनचर्या के निर्धारण और बच्चों से जुड़े विभिन्न शंकाओं को हल करने में यह मददगार साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अभिभावक को बच्चे के विकास से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने में मददगार है। भारत सरकार ने बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में कई सार्थक कदम उठाए हैं। भारत ने बाल मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी दर्ज की है। 2014 में बाल मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों पर 45, साल 2019 में यह घटकर 35 हो गई। हाल ही में पहली बार देश भर के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। यहाँ घोषणा प्रत्येक मैनहोल को मशीन होल में बदलने के लिए प्रोत्साहन की संबंधी दीर्घावधि लक्ष्य के अनुरूप है। दरअसल इसके तहत सेप्टिक टैंकों, सीवर की मशीनों द्वारा सफाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया था। बता दें कि साल 2019 में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज घोषित किया था। अब बात करेंगे दूसरी इसी तरह की बड़ी न्यूज की। हाल ही में दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के महत्व पर बल दिया गया। इसके साथ ही इसमें आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथी समेत राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा इसमें आतंकवाद रोधी उपाय, कट्टरवाद, क्रिप्टो करेंसी के जुड़े मामले, काउंटर रोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और माओवादी गुटों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा खोली है। SBI के मुताबिक यह शाखा स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना के शुरुआती चरणों में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें यह विदेशी मुद्रा, ट्रेजरी समाधान, धन प्रबंधन, स्टार्टअप की ऋण आवश्यकताओं के लिए विशेषज्ञ अधिकारी भी रखेगी। बीते दिनों HCSL यानी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस शिपयार्ड में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित है। इसे हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित करीब 200 साल पुराने शिपयार्ड का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। HCSL का लक्ष्य देश में अंतर्देशीय जलमार्ग पोत निर्माण में खुद को अग्रणी बनाना है।
हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक अनोखी पहल शुरू की है। 295 डिब्बों वाली एक विशाल मालगाड़ी चलाई गई। इस मालगाड़ी का नाम सुपर वासुकी है। यह करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। बीते 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच इसका परीक्षण किया गया। यह परीक्षण आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। रेलवे के मुताबिक इस यात्रा के दौरान सुपर वासुकी को एक स्टेशन से गुजरने के लिए करीब 4 मिनट का समय लगा। बीते दिनों वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिनवेक्स 2022 का आयोजन किया गया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेना की इंजीनियरिंग और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। इस तरह इसमें जन सहायता से जुड़े विभिन्न अभियानों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पहली बार वियतनाम सेना ने किसी विदेशी सेना के साथ कोई सैन्य अभ्यास किया है। बिनवेक्स का अगला संस्करण साल 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहित्यिक खेल का दर्जा दिया। इसके बाद इसमें भाग लेने वाले युवा यानी गोविंदा खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई गोविंदा दही हांडी में भाग लेने पर हताहत हो जाता है तो उसे या उसके स्वजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। दही हांडी खेल में कई मीटर की ऊंचाई व रस्सी से बांधी गई मटकी रहती है। इसकी मटकी को युवाओं तथा गोविंदाओं द्वारा मानव पिरामिड बनाकर तोड़ा जाता है। इस खेल को आमतौर पर जन्माष्टमी के दिन खेला जाता है। हाल ही में गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। वहीं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। दरअसल इन राज्यों में सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव के जरिए खुद को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। इस तरह गोवा और दादरा हवेली एवं दमन एवं दीव के ग्रामीण परिवारों को अब नल के जरिए साफ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इसके तहत साल 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है। बीते दिनों भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा सहयोग प्रमुख रहा। इसमें भारतीय वायुसेना के सुकोई 30 MKI और C-17 विमानों ने भाग लिया, जबकि मलेशियाई वायुसेना ने Su-30 MKM विमानों का इस्तेमाल किया। हाल ही में भारत ने रामसर साइट के रूप में 11 नई आर्द्र भूमियों को नामित किया है। इस तरह अब भारत में रामसर साइट की संख्या 64 से बढ़कर 75 हो गई। हालिया नामित सूची में 4 आर्द्र भूमि तमिलनाडु में से, 3 उड़ीसा से, 2 जम्मू कश्मीर से तथा एक साइट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से शामिल है। इसमें तमिलनाडु का चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड, बडुबर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीकुरलम पक्षी अभ्यारण्य शामिल हैं। वहीं उड़ीसा के तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय और असुपा झील को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से हाइगम और शालबूम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तथा मध्य प्रदेश से यशवंत सागर और महाराष्ट्र के ठाणे किर्क को शामिल किया गया है। आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।